सबसे पहले तो रतन टाटा जी के मैं चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा इंसान आज भारत देश ने खोया है, शायद जिसकी कमी भारत देश कभी पूरी नहीं कर पाएगा। ऐसा इंसान जो गरीबों का मसीहा था, गरीबों का दर्द समझता था, ऐसे इंसान के चरण छू करके मैं आशीर्वाद ग्रहण करना चाहूँगा। भारत के महान रत्न टाटा अब नहीं रहे। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का कल यानी बुधवार ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 86 वर्ष के रतन टाटा को सोमवार को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और बुधवार को उनका निधन हो गया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया, जहां से उनके पार्थिव शरीर को आज वर्ली के पारसी शमशान भूमि में ले जाया गया। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा वो पहले शख्स थे जिन्हें भारत रत्न देने के लिए सोशल मीडिया पर आम लोगों ने कैंपन चला दिया। ये इतना ज़्यादा चलने लगा कि सरकार तक सोचने लगी कि क्या किया जाए। कोई आम दौलतमंद शख्स होता तो खुद भी पैरवी करता या बढ़ावा देता, मगर ये तो रतन टाटा थे। इन्होंने खुद लोगों से भावुक अपील कर दी कि उनके लिए इस तरह का कैंपन न चलाया जाए। रतन टाटा ने कहा कि वो भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और उन्हें देश की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने पर खुशी होगी। रतन टाटा देश के ऐसे इकलौते उद्योगपति थे जो अपनी संपत्ति का सबसे ज़्यादा हिस्सा दान करते थे। रतन टाटा अपनी दरिया दिली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा, अगर आप सोचते होंगे कि सारे सुख मान सम्मान विरासत में मिले तो आप गलतफहमी में हैं। रतन टाटा ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। नवल टाटा और सोनी कंसार्टी के बेटे रतन टाटा जब 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। जैन पेटेड पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुआ। 1962 में वे टाटा सन्स में शामिल हुए। वहां उन्हें फ्लोर पर काम दिया गया। यह एक कठिन और थका देने वाला काम था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय के बारे में अनुभव और समझ हासिल की। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त कर दिया गया। उस समय इस कंपनी की माली हालत बहुत खराब थी। नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। तब टाटा सन्स के चेयरमैन JRG टाटा को रतन ने सुझाव दिया कि इस कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। JRD ने रतन के सुझाव को मान लिया और 1972 से 1975 तक नेल्को ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी 20% तक बढ़ाई और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। 1975 में इमरजेंसी लगी और इसके बाद 1977 में यूनियन की हड़ताल हो गई। 7 महीने की हड़ताल के बाद आखिरकार ये बंद हो गई। मतलब जीत कर भी रतन टाटा हार गए। फिर JRD ने 1977 में रतन को इम्प्रेस मेल सौंपा। ये टाटा नियंत्रित कपड़ा मिल थी, मगर ये भी घाटे में थी। रतन टाटा ने इसमें काफ़ी मेहनत की और इसमें पूंजी लगाने का कंपनी से आग्रह किया, लेकिन उन्हें मदद नहीं दी गई। अंत में 1986 में इस मिल को बंद कर दिया गया। इस फैसले से रतन टाटा निराश हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स से एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया था कि अगर उस वक्त 50 लाख रुपए मिल जाते तो कंपनी फायदे में आ जाती और उसे बंद नहीं करना पड़ता। ये उनकी लगातार दूसरी हार थी। हालांकि JRD टाटा का उन पर विश्वास बना रहा। साल 1981 में भी उन्हें टाटा समूह की कई होल्डिंग कंपनियों को अध्यक्ष बना दिया गया। इस दौरान वो कंपनी में नए नए तरह के टेक्नोलॉजी लाते रहे और रिसर्च पर जोर देते रहे। इससे कंपनी को फायदा होने लगा। 1991 में JRD ने रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन का कार्यभार संभालने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने पुराने डायरेक्टरों और मैनेजरों की जगह युवाओं को मौका दिया। इसके बाद टाटा सन्स और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा।
रतन टाटा के ही मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्पित टाटा इंडिका बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्युमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां और सबसे बड़ा उत्पाद संस्थान मिला। 1998 में रतन टाटा ने कंपनी की पहली कार लॉन्च की। टाटा इंडिका को 1998 में लॉन्च किया गया था, जो डीजल इंजन वाली पहली भारतीय हैचबैक कार थी। इसके 25 साल पूरे होने पर रतन टाटा ने लिखा था, 25 साल पहले टाटा इंडिका की लॉन्चिंग से भारत के स्वदेशी पैसेंजर कार उद्योग का जन्म हुआ था। ये सुखद यादें हैं और इसके लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। आज भी ये कार मेरे लिए अच्छी यादों का खजाना है। मेरे दिल में इस कार के लिए खास जगह है। घड़ी की सुई किस तरह घूमती है। अब रतन टाटा को कार बनाने से घाटा होने लगा। रतन टाटा ने अपनी कार कंपनी को बेचने का मन बनाया। वर्ष 1999 में वो फोर्ड को बेचने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका के डेट्रॉयट में फोर्ड के अधिकारियों के साथ रतन टाटा और अन्य शीर्ष अधिकारियों की बैठक को याद करते हुए टाटा समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रतन टाटा ने मुझसे कहा कि फोर्ड के अधिकारियों ने जो बात कही वो दिल को झकझोर देने वाली थी। उन्होंने हमसे कहा, आपको कुछ पता नहीं है, आखिर आपने यात्री कार सेक्शन में कदम क्यों रखा। उन्होंने कहा कि टाटा की कार कंपनी को खरीद कर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को चुभ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी कार कंपनी पर और निवेश किया और 9 साल बाद ही टाटा समूह ने अमेरिकी कंपनी फोर्ड के प्रमुख ब्रांड जगुआर को लैंड रोवर से खरीद लिया। रतन टाटा का सपना था कि भारत का हर आदमी कार पर चले। इसके लिए 1 लाख रुपए में कार लॉन्च की। 10 जनवरी 2008 को नैनो कार का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने खुद इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा था, भारतीय परिवारों का बच्चों के साथ स्कूटर पर भीगते हुए या गर्मी में परेशान चेहरा अक्सर सड़कों पर दिख जाता है। इसी ने मुझे वास्तव में इस तरह की कार बनाने के लिए प्रेरित किया। ऐसे इंसान थे रतन टाटा। क्या किया जाए, जाना इस देश से सभी को है, इस दुनिया से सभी को जाना है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी यादें इंसान को हमेशा रुलाती है। रतन टाटा ने फिल्म इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें रिलायंस कंपनी की तरह सफलता नहीं मिली। आज से 20 साल पहले रतन टाटा ने अपने कैरियर की पहली फिल्म पर पैसा लगाया था, जो अपना बजट भी नहीं निकाल पाई। इस तरह यह फिल्म रतन टाटा की पहली और आखिरी फिल्म बनकर रह गई। दरअसल विक्रम भट्ट ने अमिताभ बच्चन, जॉन इब्राहिम और बिपाशा बसु को लेकर रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एतबार डायरेक्टर की थी, जो 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रतन टाटा के इन्फोमीडिया फिल्म प्रोडक्शन के तहत बनाया गया था। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर महज 7.96 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। एतबार बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी। फिल्म का बजट 9.50 करोड़ रुपए था। ऐसे में फिल्म पर लगाया रतन टाटा का पैसा और फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की उम्मीद दोनों ही डूब गए। एतबार इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई कि रतन टाटा के दोबारा किसी फिल्म पर पैसा लगाने की हिम्मत ही नहीं। 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी भी रतन टाटा ने करवा दी। 1953 तक टाटा समूह ही एयर इंडिया की मालिक थी। टाटा सन्स ने भारत सरकार से एयर इंडिया का मालिकाना हक 2022 में फिर से खरीद लिया। टाटा सन्स ने सरकार से एयर इंडिया 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा। एयर इंडिया का मालिकाना हक के लिए टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई। इसका मालिकाना हक मिलने पर रतन टाटा बेहद खुश हुए। यूँ तो टाटा के ट्रक भारतीय सेना में बहुत पहले से लिए जाते रहे, लेकिन रतन टाटा के आने के बाद छोटे वाहनों सहित कई अन्य क्षेत्रों में टाटा और सेना मिलकर काम करने लगे। C-295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस
के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर रतन टाटा ने समझौता किया। इसके साथ ही कई अन्य समझौते भी देश हित में रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा सन्स ने की। साथ ही रिसर्च और तकनीक के जरिए सेना की मदद की। खैर, इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।